Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are doing exercise 3.2 and question related to the matrix multiplication. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट क्या है? ए ट्रस्ट इन्वेस्ट ₹30,000 इन 2 डिफरेंट बॉन्ड्स. कोई ट्रस्ट है जो 30,000 रुपये दो अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है. दो अलग अलग बॉन्ड में मान लेते हैं एक फर्स्ट बॉन्ड है एक सेकंड बॉन्ड है. हाँ, इसने दिया भी है. फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट, जो पहले वाला बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट पे करता है एंड सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट. देखिए दो बॉन्ड हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. एक मेरा पहले वाला बॉन्ड है, एक मेरा दूसरे वाला बॉन्ड है. फर्स्ट बॉन्ड क्या करता है? पे करता है 5% इंटरेस्ट. जो सेकंड बॉन्ड है वो क्या करता है? पे करता है 7% इंटरेस्ट. यही उसने दिया है. टोटल रुपीस कितने हैं? 30,000. हमें नहीं पता पहले बॉन्ड में हमने कितने रुपए लगाए हैं, दूसरे बॉन्ड में हमने कितने रुपए लगाए हैं. कुछ रुपए हमने पहले बॉन्ड में लगाए हैं, कुछ रुपए हमने दूसरे बॉन्ड में लगाए हैं. टोटल मिला के हमने 30,000 रुपये लगाए हैं. वो पूछ रहा है हाउ टू डिवाइड ₹30,000. इन 30,000 रुपये को कैसे डिवाइड करेंगे? मतलब पहले बॉन्ड में कितने लगाएंगे, दूसरे बॉन्ड में कितने लगाएंगे. इफ ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ₹1800. जो ट्रस्ट है उसको वार्षिक एनुअल जो इंटरेस्ट है वो उसको ट्रस्ट को 1800 रुपये चाहिए. ट्रस्ट को 1800 रुपये वार्षिक जो है इंटरेस्ट चाहिए टोटल, और ये फिक्स है, ना ज़्यादा ना कम. 1800 रुपये इंटरेस्ट चाहिए और पहले बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट चाहिए, दूसरे बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट चाहिए. तो वो ये पूछ रहा है कि हाउ टू डिवाइड इन पैसों को कैसे डिवाइड करेंगे. हम मान लेते हैं कि हमने पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट किए X रुपीस. कुल रुपए कितने थे? 30,000. पहले बॉन्ड में मान लेते हैं कितने इन्वेस्ट किए? X रुपए. तो दूसरे बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट किए होंगे? 30,000 माइनस X. पहले बॉन्ड में हमने X रुपए इन्वेस्ट किए, तो दूसरे बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट किए होंगे? 30,000 माइनस X. पहले बॉन्ड पे इंटरेस्ट 5%, दूसरे बॉन्ड पे इंटरेस्ट 7%. ऐसे ऐसे जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो भी गिवन होंगी वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ डिवीजन्स के. अब यहाँ पे दो डिवीजन है X और 30,000 माइनस X. ऐसे ही इंटरेस्ट भी दो हैं, 5% और 7%. ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो मनी का डिवीजन है उसको एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं और जो इंटरेस्ट गिवन है उनको एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं और उसके इक्वल लिख देते हैं टोटल इंटरेस्ट को. आइए करते हैं. जो हमारे मनी थे पहले बॉन्ड पे X लगाए थे, दूसरे बॉन्ड पे हमने 30,000 माइनस X लगाए थे. इसको हमने क्या लिख दिया? एक रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल एक ही रो होती है, कॉलम कितने मर्जी हो सकते हैं. तो X रुपीज़ और 30,000 माइनस X हमने पहले जो पहली मैट्रिक्स है उससे ये हमारे पास गिवन डाटा है उससे हमने एक पहली मैट्रिक्स तैयार कर दी, रो मैट्रिक्स. जो इंटरेस्ट वाला हमारा डाटा है, पहले जो बॉन्ड है उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें 5%, दूसरे बॉन्ड पे 7%. इसको हम 5% और 7% से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब इसको मैं 5% को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं? 5 डिवाइडेड बाय 100. और जो नेक्स्ट वाला है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7 डिवाइडेड बाय 100. 5% का मीनिंग क्या होता है? 5/100. 7% का मीनिंग क्या होता है? 7/100. अब क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स से जो टोटल इंटरेस्ट हमें चाहिए वो कितना चाहिए? 1800 रुपये. उसको हम इक्वल में लिख देते हैं 1800 रुपीज़. और ये भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. और चेक कर लेते हैं. देखिए ये 1x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये हमारी 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. इसमें दो रो है, कॉलम एक ही है. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 हट जाएगा. काट के नहीं दिखाना होता, ये मन में ही कैलकुलेट करना होता है कि हाँ 2 से 2 हट रहा है तो 1x1 में आंसर आएगा. इधर भी 1x1 में आ रहा है. ठीक है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं. X को 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा मेरा 5/100x. उसके बाद 30,000 माइनस X को 7/100 से गुना करेंगे तो ये बनेगा प्लस 30,000 माइनस X 7/100. ये हमारा बनेगा और इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बंद करके इक्वल लिख देंगे
100। ये हमारा हो जाएगा 5x/100 जमा 7 या 21 और ये 4 0 एज इट इज डिवाइडेड बाय 100 माइनस 7x/100 एंड दैट्स ऑल इक्वल टू 1800 के बराबर। अब क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट कर देंगे। 5x/100 माइनस 7x/100 दैट्स इक्वल टू माइनस 2x/100 प्लस ये 2 0 कट चुके 2100 दैट्स इक्वल टू 1800। अब देखिए ये भी एक 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका A11 और इसका A11 इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज हम लिखेंगे माइनस 2x/100 प्लस 2100 इज इक्वल टू 1800। ये 1800 हमारा इस तरफ आ गया, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। 1800 इस तरफ आएगा तो 2100 माइनस 1800 इज इक्वल टू 2x/100 और ये हमारा हो जाएगा 2100 माइनस 1800 हो जाएगा हमारा 300 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से इसको कट कर देंगे, ये बन जाएगा 150। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 150 इंटू 100 एंड दैट्स इक्वल टू 15,000। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15,000। इसका मतलब हमने पहले बॉन्ड पे कितने रुपए लगाए, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15,000। पहले बॉन्ड पे हमने कितने लगाए 15,000, तो दूसरे बॉन्ड पे कितने लगाए 30,000 माइनस 15,000 दैट्स आल्सो इक्वल टू 15,000। क्या हुआ, जो हमारे पास 2 बॉन्ड थे, पहले बॉन्ड में हमने कितने लगा दिए 15,000, दूसरे बॉन्ड में 30,000 में से जो बाकी बचे वो 30,000 माइनस x वो भी 15,000। अगर हम ऐसा करें कि दोनों में 15,000 रुपये लगा दें और पहले बॉन्ड पे हमें 5% इंटरेस्ट मिले, दूसरे बॉन्ड पे हमें 7% इंटरेस्ट मिले, तो टोटल इंटरेस्ट हमें 1800 रुपये मिलेगा 1 साल के बाद। अब बी पार्ट में वो कहता है बाकी सारी कंडीशन सेम है, 30,000 रुपये हैं, उनमें से x रुपीज़ आपको लगाने हैं पहले बॉन्ड में और 30,000 माइनस x आपने लगा दिए दूसरे बॉन्ड में। अब वो चाहता क्या है हमसे, वो चाहता है हमसे कि हमें 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिले। जब हमें 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिले उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी तो सारा क्वेश्चन एज इट इज़ रखेंगे, बस चेंज क्या करेंगे 1800 की जगह पे 2100 लिख देंगे। 1800 की जगह पे क्या कर देंगे 2100 लिख देंगे। ये लो जी हमने 2100 लिख दिया, 2100 लिख दिया तो बस एक ही चेंज करना है हर जगह पे, यहाँ पे भी 2100 लिख देंगे, सॉरी 2,000, उसको 2,000 रुपये इंटरेस्ट चाहिए, यहाँ पे भी 2,000 रुपये, यहाँ पे भी 2,000 रुपये, हर उसको इंटरेस्ट कितना चाहिए था 2,000 रुपये, हम चेंज करके हर जगह पे 2,000 रुपये लिख रहे हैं। हमने लिख दिया 2,000। तो फिर यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये तो पहले का आंसर था 15,000, इसमें यहाँ पे 1800 की जगह पे फिर क्या आ जाएगा 2,000 रुपये, 2,000 रुपये आ गया। ये 2100 माइनस 2,000 रुपये, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2,000 रुपये। 2100 में से 2,000 को लेस करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 100 रुपये। 2 से 100 को कैंसिल करेंगे ये हमारा आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू क्या आएगी 50, 50 को 100 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 5,000। आंसर क्या आएगा 5,000। जब x की वैल्यू हमारी 5,000 आएगी तो 30,000 माइनस x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 25,000 रुपये। इस तरह से हमने पहले बॉन्ड में 5,000 रुपये लगा दिए, दूसरे बॉन्ड में हमने 25,000 रुपये लगा दिए, और पहले बॉन्ड पे मुझे जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 5% और दूसरे बॉन्ड पे जो मुझे इंटरेस्ट मिला वो मुझे मिला 7%। जो हमें टोटल इंटरेस्ट 1 साल बाद मिलेगा वो मिलेगा 2,000 रुपये। तो अगर पहले बॉन्ड पे 5,000 दूसरे पे 25,000 तो इंटरेस्ट मिलेगा 2,000 रुपये 1 साल बाद। अगर पहले बॉन्ड पे 15,000 दूसरे बॉन्ड में भी 15,000 तो हमें 1 साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1,800 रुपये। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की जो स्टेटमेंट है उसमें गिवन है कि कोई एक बुक शॉप है हमारी, उस एक स्कूल की जो बुक शॉप है उसमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं।
केमिस्ट्री की जो बुक है उस शॉप के अंदर कितनी रखी हुई है? 10 दर्जन। और 8 दर्जन जो बुक रखी हुई हैं वो फिजिक्स की रखी हुई हैं, और ऐसे ही 10 डजन जो बुक हैं वो इकोनॉमिक्स की रखी हुई हैं। कितनी कितनी? 10 दर्जन, 8 दर्जन और 10 दर्जन बुक हैं केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और इकोनॉमिक्स की। कहाँ पे? किसी स्कूल की बुक शॉप के अंदर। उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। केमिस्ट्री की जो एक बुक है उसका सेलिंग प्राइस 80 रुपये है, फिजिक्स की जो एक बुक है उसका सेलिंग प्राइस 60 रुपये है, और इकोनॉमिक्स की जो एक बुक है उसका सेलिंग प्राइस 40 रुपये है। हमें गिवन है कि केमिस्ट्री की कितनी बुक हैं, फिजिक्स की कितनी बुक हैं, इकोनॉमिक्स की कितनी बुक हैं और एक बुक का प्राइस। अब फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। वो बुक शॉप जो है सारी बुक्स को बेचकर कुल कितने रुपए कमा, उनका टोटल सेलिंग प्राइस होगा, मतलब कुल कितने रुपए कमा लेगी यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ऐसे तो आप बिना मैट्रिक्स के तो आसानी से सोल्व कर लोगे। कैसे? ये केमिस्ट्री की कुल कितनी बुक हैं उनको 80 से गुना कर दो, फिजिक्स की कुल कितनी बुक हैं उनको 60 से गुना कर दो, इकोनॉमिक्स की कुल कितनी बुक हैं उनको 40 से गुना कर दो और सम कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। बट उसने क्या पूछा है? यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज करते हुए हमें ये क्वेश्चन निकालना है। ये निकालना है कि कितना अमाउंट उस बुक शॉप को मिलेगा। आइए करते हैं। मैंने पिछले भी एक जो क्वेश्चन नंबर 19 करवाया था उसमें मैंने एक बात बताई थी, जो पहले वाली मैट्रिक्स लिखनी है वो रो मैट्रिक्स लिखनी है, जो बाद वाली मैट्रिक्स लिखनी है वो कॉलम मैट्रिक्स लिखनी है। आप ये कर सकते हैं कि जो बुक्स की जो क्वांटिटी है उसको रो मैट्रिक्स लिखिए, या फिर आप सेलिंग प्राइस को रो मैट्रिक्स लिखिए। बट ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि प्री मैट्रिक्स आपको रो मैट्रिक्स लेनी है। प्री मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं, प्री मैट्रिक्स कौन सी लेनी है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसे क्वेश्चंस में प्री मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक्स आपको जो लेनी है वो लेनी है कॉलम मैट्रिक्स। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, भले ही आप गलती से, वो गलती होती नहीं वैसे, भले ही आप पहले बुक्स को पहले लिख लो या पैसों को पहले लिख लो, डज नॉट मैटर, लेकिन पहले वाली मैट्रिक्स जो आपको लेनी है वो रो मैट्रिक्स लेनी है। मतलब हमारे पास कितनी केमिस्ट्री की बुक हैं? 10 डजन। 10 डजन को 10 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? 120। तो यहाँ पे आ जाएगा 120। 8 को 12 से गुना अगर हम करें, 8 को 12 से 12 8 96 96, और दूसरे 10 को भी अगर हम 12 से गुना करें तो 120 आ जाएगा। यानी कि केमिस्ट्री की 120 बुक है, फिजिक्स की 96 बुक है और इकोनॉमिक्स की भी 120 बुक हैं। केमिस्ट्री की एक बुक का प्राइस 80 रुपये है, फिजिक्स की एक बुक का प्राइस 60 रुपये है और इकोनॉमिक्स की एक बुक का प्राइस 40 रुपये है। हमने पहले रो मैट्रिक्स लिखा, फिर कॉलम मैट्रिक्स लिखा, टोटल रुपए वो पूछ रहा है। जो हमारी रो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 1×3, एक रो 3 कॉलम। जो दूसरी कॉलम मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3×1, ताकि 3 से 3 कैंसिल होके 1×1 में आंसर आ जाए। इसलिए हम पहले रो मैट्रिक्स लिखते हैं, बाद में कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं। अब हम इसको बस कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 120 को 80 से गुना करेंगे इंटू 80 प्लस 96 को 60 से, 96 को 60 से प्लस दूसरे 120 को 40 से, दूसरे 120 को 40 से। ये हमारा हो जाता है 8 दूनी 16, 1 8 कम 8 और 1 9। ये हमारा हो जाएगा 0 6 6 का 36 और 3 39 3 6 9 54 और 3 57 प्लस 0 0 4 दूनी 8 4 1 4। ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड करें 0 प्लस 6 प्लस 0 इज 6, 8 प्लस 7 8 और 7 15, 15 और 6 21, हासिल 2 4 2 6 और 5 11 और 9 20। कुल जो रुपए मिलेंगे बुक शॉप को वो मिलेंगे 20,160 रुपये। कितने? 20,160 रुपये।
उसने पूछा था फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो आंसर आ जाएगा ₹20,160। करने का तरीका, पहले रो मैट्रिक्स टोटल नंबर ऑफ बुक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसमें लिखने हैं हमें रुपीज़। या आप ऐसे भी कर सकते हो 80, 60, 40 को रो मैट्रिक्स की फॉर्म में, 120, 96, 120 को कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में, तब भी आंसर सेम आएगा। बस ये याद रखना है कि परी मैट्रिक्स आपको रो मैट्रिक्स लेनी है और पोस्ट मैट्रिक्स आपको कॉलम मैट्रिक्स लेनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 से पहले कुछ डाटा गिवन है, उसी पे डिपेंडेंट ये हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं। डाटा में क्या लिखा हुआ है, एज्यूम x कोई मैट्रिक्स है, y कोई मैट्रिक्स है, z कोई मैट्रिक्स है, w कोई मैट्रिक्स है और p कोई मैट्रिक्स है। ये मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर गिवन है रिस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक, जिस ऑर्डर में आपके x, y, z, w और p हैं उसी ऑर्डर में उनके ऑर्डर हैं। यानी कि x का ऑर्डर 2 क्रॉस n है, y का ऑर्डर 3 क्रॉस k है, z का ऑर्डर 2 क्रॉस p है, w का ऑर्डर n क्रॉस 3 है और p का ऑर्डर p क्रॉस k है। ये मैट्रिसेस के ऑर्डर हैं। अब उसने क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है जो इस हमारी स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। उसने पूछा द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p, n k और p के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी, क्या बंदिशें होंगी, सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड, कि हमारा py प्लस wy डिफाइंड हो जाए। डिफाइंड मतलब हम p को y से भी मल्टीप्लाई कर सकें, w को y से भी मल्टीप्लाई कर सकें और दोनों को जोड़ भी सकें। ऐसा हम कर पाएँ तो क्या क्या कंडीशन होंगी n पर, k पर और p पर, और 4 ऑप्शन गिवन हैं। आइए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो हमें करना है वो py प्लस wy करना है ना, py प्लस wy। मैंने ये गैप दिया है, क्यों दिया है मैं ऑर्डर लिखूंगा यहाँ पे। p का ऑर्डर है p क्रॉस k, y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, ऐसे ही w का ऑर्डर क्या है n क्रॉस 3 और y का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस k। देख लेते हैं क्या मैट्रिक्स कर पाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। p को y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k का 3 होना नेसेसरी है। p को y से हम सिर्फ तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर k की वैल्यू मेरी 3 आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल है जब k की वैल्यू हमारी 3 हो। एक कंडीशन तो आ गई। अब अगर ये 3 हो जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल होके जो हमारा py आएगा वो आंसर हमारा p क्रॉस k में आएगा। p क्रॉस k में क्यों आएगा, 3 से 3 कैंसिल, p क्रॉस k में आएगा। py हमारा किस में आया, p क्रॉस k में। अब बात करते हैं w क्रॉस y की। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है ठीक है। इसका मतलब हम इन दोनों को कट कर सकते हैं, यानी कि w और y को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो wy हमारा आंसर आएगा वो n क्रॉस k में आएगा। देखिए py जो हमारा आया वो आया p क्रॉस k में और wy जो हमारा आया वो आया n क्रॉस k में। दोनों को जोड़ना है। दो मैट्रिसेस को हम जोड़ कब सकते हैं, py और wy मल्टीप्लाई करने के बाद py का ऑर्डर है p क्रॉस k, wy का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो है n क्रॉस k। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। दो मैट्रिसेस आर कंपेरेबल इफ एंड ओनली इफ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों को सिर्फ एडिशन में भी यही कंडीशन चलती है, दो मैट्रिसेस को तभी जोड़ सकते हैं अगर दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की हों। तो सेम ऑर्डर मतलब p क्रॉस k शुड बी इक्वल टू n क्रॉस k। p क्रॉस k और n क्रॉस k इक्वल कब होगा, जब देखो k तो k ठीक है, p और n इक्वल हों, यानी कि मेरा p इज इक्वल टू n हो जाए और k इज इक्वल टू 3। एक ये कंडीशन निकल के आई थी, यानी कि k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n अगर हो जाए तो हमारा जो py प्लस wy है वो डिफाइंड हो जाएगा। और ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, ये रही ऑप्शन ए में, k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22, 22वें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, इफ n इज इक्वल टू p, n इज इक्वल टू p तो वो ऑलरेडी दे के चल चुका है, तो इसका मतलब हम p को n भी लिख सकते हैं और n को p भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं।
देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21 को और क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करवा रहा हूं। हमें सोल्व किसको करना है, 7x माइनस 5z को। अब इसमें 7x माइनस 5z में मैट्रिक्स है x, x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस n और z का ऑर्डर क्या है, वो है हमारा 2 क्रॉस p। अब देखिए 7 से गुना करने पर मैट्रिक्स के ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 से गुना करने पर मैट्रिक्स के ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो हमारी 7x ओवरऑल, जो 7x करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो भी तो हमारी 2 क्रॉस n में ही आएगी, माइनस z को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो भी तो हमारी 2 क्रॉस p में ही आएगी। अब दो मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, इफ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का सम या सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं, बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। मल्टीप्लाई के लिए दूसरा रूल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है, इफ नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट मैट्रिक्स, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का रूल। लेकिन यहाँ पे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। घटाने के लिए रूल क्या होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम मतलब 2 क्रॉस n इक्वल होना चाहिए 2 क्रॉस p के, मतलब 2 तो 2 के इक्वल है, क्या होना चाहिए, n इज इक्वल टू p होना चाहिए, n इज इक्वल टू p होना चाहिए। तो वो क्या पूछता है, इफ n इज इक्वल टू p तो उसने पहले ही दिया है। देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7 क्रॉस x माइनस 5z, तो 7 क्रॉस x माइनस 5z का ऑर्डर अब हमारा क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू p, n इज इक्वल टू p। तो आप चाहो तो p को n लिख लो, चाहो तो n को p लिख लो। मैं p को n लिख देता हूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे p को n लिखूं तो मेरा 7x तो हमारा जो है वो 2 क्रॉस n है ही, p की जगह पे n लिख देते हैं। 7x हमारा 2 क्रॉस n है माइनस 5z हमारा 2 क्रॉस p है, इसको भी मैं 2 क्रॉस p इज इक्वल टू n हमारा निकल के भी आया है, उसने गिवन भी दे रखा है। तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा वो किस में आएगा, 7x माइनस 5z को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर किस में आएगा, 2 क्रॉस n में आएगा, यानी कि आंसर बी, ऑप्शन बी हमारा टिक हो जाएगा। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 2 क्रॉस n में निकल के आएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 22 को करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है ये हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं।